नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की जो क्लास है वो हम कक्षा 12 जीव विज्ञान हिंदी माध्यम जो है उसमें 5वां चैप्टर जो है उसके संदर्भ में हम पढ़ेंगे। पीछे हम 3 क्लासेज जो हैं वो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की अंतिम क्लास जो है उसमें हम अंतिम टॉपिक जो है उसको पढ़ेंगे, जल विभव अवधारणा। जल विभव अवधारणा, ये अवधारणा जो है वो भी परासरण की जो क्रिया है उसको समझाने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए इसे अलग तरीके से इसे प्रदर्शित किया गया है। ये जल विभव अवधारणा जो है वो भौतिक विज्ञान के जो मूलभूत नियम हैं, ऊष्मागतिकी के नियम, उनके ऊपर आधारित है। और ऊष्मागतिकी के अनुसार हर पदार्थ जो किसी भी तंत्र में उपस्थित होता है, जो कार्य करता है, तो उसके कार्य करने के लिए मुक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस मुक्त ऊर्जा के ऊपर यह आधारित अवधारणा है। इसका प्रतिपादन स्टेलियर और टायलर ने किया था, और स्टेलियर और टायलर ने जल विभव अवधारणा का प्रतिपादन किया। और फिर उसके बाद में उन्होंने एक विलयन या फिर जीवद्रव्य या फिर कह सकते हैं सॉल्यूशन जो होता है उसमें कैसे परासरण वगैरह की जो क्रिया होगी और वो किन कारकों से प्रभावित होगी, उसको उन्होंने जल विभव के आधार पर दर्शाया। एक विलयन का जो जल विभव है, इस विलयन के जल विभव को स्टेलियर और टायलर ने प्रदर्शित किया था। एक ग्रीक वर्ड, एक यूनानी शब्द जो होता है इससे प्रदर्शित किया था, जिसे कहा जाता है साई। तो इसे साई के निशान से दर्शाते हैं या साई डब्ल्यू के निशान से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये दोनों ही इसके लिए काम में लिए जाते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है बार। किसी भी विलयन का जल विभव जो है वो कितना है, -20 है, -10 है, 50 है, वो आगे बार यूनिट के रूप में दर्शाया जाएगा या वायुमंडलीय दाब के रूप में इसको दर्शाया जाता है। अब हम पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा जो है वो सीधी सी यूं दी जाती है कि शुद्ध जल में जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा और किसी विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा का अंतर उस विलयन का जल विभव कहलाता है। तो ये एक कोशिका जो है वो मान लें यहाँ पर रखी हुई है और इसका जो जीवद्रव्य है वो विलयन का काम कर रहा है। इसमें जल और जल के साथ में विलेय पदार्थ मिले हुए हैं। तो इसमें जो जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा है जितनी भी है, और यहाँ पर जो जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा है वो भी जितनी है, उनका जो अंतर है वही क्या है, जल विभव कहलाता है। तो परिभाषित करें तो सीधा सा हो गया, शुद्ध जल में जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा और विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा का अंतर उस विलयन का जल विभव कहलाता है। अब यहाँ इसे हम समझें तो उसके लिए देखें, ये जल विभव जो है, किसी भी विलयन का जो जल विभव हो वो अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है। अब ये कौन से कारक होंगे, इनको समझने के लिए हम देखते हैं उन तीनों कारकों को पूरा विस्तार से पढ़ते हैं। एक जो कारक इसे प्रभावित करता है वो कारक कहलाता है परासरण विभव, या फिर इसको विलेय विभव भी कहा जाता है। दोनों नामों से इसे जाना जाता है। तो परासरण विभव और विलेय विभव दोनों एक ही बात है और इसको प्रदर्शित करते हैं हम साई एस से, सोल्यूट पोटेंशियल। एस का मतलब यहाँ पर सोल्यूट यानी विलेय है, तो विलेय विभव पर यह निर्भर करेगा। एक और कारक जो इसको प्रभावित करता है वो कारक है दाब विभव। दाब विभव जो है इसको हम प्रदर्शित करते हैं साई पी से, यानी प्रेशर पोटेंशियल। और तीसरा जो है वो है मैट्रिक्स विभव, जिसे मैट्रिक्स पोटेंशियल यानी साई एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 कारक जो है वो क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ के या किसी भी विलयन के जल विभव को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर हम इन तीनों को बारी बारी से देखते हैं। पहला है परासरण विभव। परासरण विभव जो है वो क्या होगा, शुद्ध जल जो है उसके जल विभव की हम बात करें, ये जल विभव जो है वो किसके ऊपर आधारित है, मुक्त ऊर्जा पर आधारित है। जब भी कोई भी पदार्थ अपनी शुद्ध अवस्था में होता है तो उस शुद्ध अवस्था में उसके अणुओं की मुक्त ऊर्जा जो है वो अधिकतम होती है। यानी शुद्ध अवस्था में किसी भी पदार्थ के अणुओं की मुक्त ऊर्जा का मान सदैव अधिकतम होगा। इसलिए जल भी यदि अपनी शुद्ध अवस्था में है तो इसके अणुओं की मुक्त ऊर्जा जो है वो अधिकतम होगी, और इसे ही हम इसका जल विभव भी कह सकते हैं। ये शुद्ध जल का जल विभव हो गया जो मैक्सिमम है, और शुद्ध जल का जल विभव जो है, जो अधिकतम जल विभव होता है, उसको माना जाता है 0। अब यह चीज थोड़ी सी
आपको अलग लग सकती है, लेकिन आपको इसे मानकर चलना है। ये मानकर चलना है कि शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा 0 है, ठीक है, और वो अधिकतम है, 0 होते हुए भी अधिकतम है। तो 0 इसका अधिकतम जल विभव का मान मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 0 ही आता है। 0 से ज्यादा तो कभी आ ही नहीं सकता। किसी भी पदार्थ का या किसी भी विलयन का जल विभव देख लें, तो शुद्ध जल का जल विभव 0 है, तो विलयन का जल विभव तो निश्चित रूप से उससे कम होगा। अब 0 से कम होने का मतलब क्या होगा? 0 से कम होने का मतलब होगा माइनस में, नेगेटिव आना। तो इसके आधार पर हम देखें तो एक विलयन का शुद्ध जल का जल विभव जो है वो सदैव शुद्ध जल का जल विभव 0 होता है, जबकि एक विलयन का जल विभव जो है वो हमेशा ही कैसा होता है? ऋणात्मक होगा, नेगेटिव में आएगा उसका मान हमेशा ही। ये चीज ध्यान में रखकर चलनी है। अब इसके ऊपर आधारित करते हैं हम इसको। शुद्ध जल का जल विभव अधिकतम है या उसके अणुओं की मुक्त ऊर्जा अधिकतम है, लेकिन जब हम एक विलयन की बात करते हैं तो इसका मतलब हम उसे जल में, वहां पर हम शुद्ध जल के साथ साथ उसमें क्या मिला रहे हैं? विलेय पदार्थ मिला रहे हैं। और विलेय पदार्थ के अणु जब इनके बीच बीच में आते हैं तो जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है। जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा में आने वाली यह जो कमी है वही क्या है? विलेय विभव। तो किसी विलयन में विलेय पदार्थों की उपस्थिति के कारण उसके जल विभव में या जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा में जो कमी आती है वही क्या है? विलेय विभव है। जल विभव और जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा दोनों एक ही बातें हैं। तो विलेय पदार्थों की उपस्थिति में किसी भी विलयन में दोनों चीजें होंगी, शुद्ध जल यानी विलायक भी होगा और विलेय भी होंगे। तो विलयन में विलेय पदार्थों की उपस्थिति के कारण से जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा में जो कमी आती है वही विलेय विभव है। अब इसे परासरण विभव क्यों कहते हैं? यहाँ पर देखें, यह विलेय पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करता है। विलेय पदार्थ जितने ज्यादा होंगे इस विलयन में जितने ज्यादा विलेय पदार्थ होंगे, जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा यानी जल विभव उतना ही कम हो जाएगा। तो जल विभव विलेय पदार्थों की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। और इस विलयन का जो परासरण दाब है वह भी किस पर निर्भर करता है? विलेय पदार्थों की मात्रा पर। विलेय पदार्थ मिलाने पर इसका परासरण दाब जो है वो बढ़ जाता है। तो परासरण दाब और विलेय विभव दोनों एक ही बातें हैं या एक ही बराबर हैं। ओपी और साई एस दोनों का जो मान होता है वो क्या होता है? बराबर, क्योंकि दोनों ही विलयन में पाए जाने वाले विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। लेकिन विलेय पदार्थों की उपस्थिति में परासरण दाब जो है वो तो बढ़ता है, यानी ये धनात्मक प्रभाव डालता है, जबकि ये जल विभव यानी जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा है वो विलेय की उपस्थिति के कारण से घटती है, यानी इसका प्रभाव नेगेटिव होता है। तो मान दोनों का एक सा है, लेकिन ये धनात्मक मान दर्शाएगा, जबकि विलेय विभव जो है वो ऋणात्मक माने दर्शाता है। तो किसी पदार्थ का ओपी उसके विलेय विभव के बराबर लेकिन ऋणात्मक होता है। ठीक है। फिर है दाब विभव। दाब विभव जो है उसके लिए हमें स्फीति दाब को समझना होगा। जब हम एक कोशिका को शुद्ध जल में रख देते हैं तो जल के अणु उस कोशिका में प्रवेश करते हैं या कोशिका के विलयन में प्रवेश करते हैं, और जैसे जैसे विलयन में वो प्रवेश करते हैं तो इसके कारण से शुद्ध जल के अणुओं का मान या जल के अणुओं की मात्रा यानी कह सकते हैं विलायक की मात्रा बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे विलायक की मात्रा बढ़ती है तो जीवद्रव्य का मान भी बढ़ता है, और ये क्या करता है? कोशिका भित्ति पर दबाव डालने लगता है। इस दबाव को हम कहते हैं टीपी, टर्जर प्रेशर। और इस दबाव के कारण से या विलायक के अणुओं की मात्रा बढ़ने के कारण से यहाँ विलायक या जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा यानी जल विभव जो है वो बढ़ता है। तो इसका प्रभाव जल विभव पर क्या पड़ता है? धनात्मक प्रभाव पड़ता है। ये जो है यही दाब विभव कहलाएगा। तो किसी विलयन में या कोशिका में जल का प्रवेश होने के कारण से जल के अणुओं की मात्रा बढ़ती है, और जल के अणुओं की मात्रा बढ़ने के कारण से जीवद्रव्य जो है वो कोशिका भित्ति पर बाहर की ओर एक दबाव डालने लगता है। इस दबाव को ही हम स्फीति दाब कहते हैं, और इसके कारण से जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा में जो वृद्धि होती है वह क्या है? दाब विभव। तो टीपी और दाब विभव जो है वो दोनों बराबर हैं। हालांकि डीपीडी के अनुसार ये बाहर की ओर लगने के कारण से इसको हमने माइनस में लिया था, यहाँ इसको क्या लिया जाता है? प्लस में। दाब के प्रेशर के प्रभाव पर देखें तो ये प्लस था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव। यहाँ पर हम मुक्त ऊर्जा के आधार पर देख रहे हैं तो वो नेगेटिव है, क्योंकि वो मुक्त ऊर्जा को घटाता है, ये मुक्त ऊर्जा को बढ़ाता है। अब बात करें मैट्रिक्स विभव तीसरे की।
मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पर कोशिका भित्ति है, तो मैट्रिक्स का प्रभाव कोशिका भित्ति के प्रभाव पर पड़ता है। कोशिका भित्ति जो है वो एक कठोर या कोलाइडल पदार्थ की तरह से काम करती है और वो जल के अणुओं को अपने साथ में जकड़ लेती है या अवशोषित कर लेती है। तो कोशिका भित्ति जल रागी प्रवृत्ति की होने के कारण से ये जल के अणुओं को अपने साथ में अवशोषित कर लेती है और जो जल के अणु अवशोषित होते हैं उतने जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा जो है वो इस विलयन की मुक्त ऊर्जा में से, विलयन में जो जल के अणु है उसमें से घट जाती है। तो इसका मतलब सीधा सा ये हम कह सकते हैं कि इस विलयन में जल के जो अणु हैं उनकी मुक्त ऊर्जा को घटाती है कौन? कोशिका भित्ति। क्यों? क्योंकि वो कुछ जल के अणुओं को अपने साथ में अधिशोषित कर लेते हैं। तो कोशिका भित्ति के द्वारा अवशोषित होने वाले या अधिशोषित होने वाले जल के अणुओं के कारण से उस विलयन में जल विभव, उस विलयन का जल विभव जो है वो घट जाता है। इसलिए इसे ही हम कहते हैं मैट्रिक्स विभव और इसे भी, इसका मान भी नेगेटिव लिया जाता है क्योंकि ये भी जल विभव को घटाने का काम करता है। अब इस आधार पर देखें तो एक विलयन का जो जल विभव, कुल जो जल विभव है वो इन तीनों के बराबर हो गया, साई एस प्लस ए साई पी और प्लस ए साई एम। ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव मिलेंगे, ये पॉजिटिव है तो प्लस में है ही, और ये भी हमेशा नेगेटिव या ऋणात्मक होती है तो इसको भी हमें नेगेटिव मिलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखें कि साई एम, एक सामान्य जीवित कोशिका के लिए साई एम का मान जो है वो लगभग क्या होता है? नगण्य। नगण्य यानी 0। अब हम इसको नगण्य मान लें तो साई डब्ल्यू जो है वो बराबर आ जाता है माइनस साई एस प्लस साई पी, इसके बराबर आता है। तो ये जल विभव अवधारणा के अनुसार इन तीनों अलग अलग विभवों में संबंध को प्रदर्शित करता है। अब इसके आधार पर कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लें हमारे पास दो तंत्र हैं, एक है तंत्र ए और एक है तंत्र बी। ए और बी तंत्र हैं। एक में विलय विभव जो है, विलय विभव और दाब विभव जो है उनका मान दे रखा है। मान लें कितना भी है, मान लें ये है 40 बार और ये है 20 बार, इकाई जो है वो बार होती है। ठीक है। और इसका साई एस और साई पी जो है वो दे रखा है, वो दे रखा है, मान लें इसका है 50 बार और इसका दे रखा है 30 बार, या मान लें कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है मान लें 40 बार, ये दे रखा है। ठीक है। अब इसके अनुसार देखें तो या तो इनका मान जो है वो हमेशा ही दिया हुआ ये क्या आएगा? नेगेटिव में ये दिया हुआ आएगा कि ए का विलय विभव या परासरण विभव -40 बार है। यदि नहीं दिया हुआ है तो माइनस ही मानकर इसको चलेंगे। ठीक है। पॉजिटिव में दिया है तो भी माइनस मानोगे, नहीं तो माइनस दिया हुआ है। निशान के अनुसार यूँ नहीं है कि माइनस माइनस कट के प्लस हो जाए, उसको आप नहीं ध्यान में रखोगे। गणित के नियम यहाँ पर नॉर्मली काम नहीं करते हैं। तो ये मान माइनस में दिए हैं और ये प्लस होता ही है तो प्लस में आएगा मान। अब यहाँ पर हमें जल का जो परासरण है वो किस दिशा में होगा, ए से बी या बी से, तो उसके लिए इसका साई डब्ल्यू जो है वो ज्ञात करो। साई डब्ल्यू -40 + 20 बराबर हो गया -20 बार। और इसका जो जल विभव है वो कितना आएगा? इसका जल विभव -50 + 40 यानी -10 बार, ये आ गया। अब जल के अणु हमेशा ही अपनी अधिक मुक्त ऊर्जा से किस ओर गमन करते हैं? कम मुक्त ऊर्जा की ओर। या कह सकते हैं जल के अणु हमेशा ही जल विभव के आधार पर हम देखें तो जल के अणु हमेशा ही अधिक जल विभव से कम जल विभव वाले तंत्र की ओर गति करते हैं। ये जल विभव के आधार पर है, इसमें आप ध्यान में रखें, कंफ्यूज नहीं हो। डीपीडी या फिर ओपी के आधार पर हम दर्शाएं तो वो हमेशा ही कम से अधिक की ओर होगी। एक विलयन जिसकी डीपीडी का मान कम है, दूसरा विलयन जिसकी डीपीडी का मान अधिक है, तो कम से ज्यादा की ओर जाएंगे। तो डीपीडी के आधार पर तो कम से अधिक, जल विभव के आधार पर अधिक से कम की ओर जल के अणुओं का गमन होता है। अब इस आधार पर देखिए तो इन दोनों का जल विभव देख लें। इसका जल विभव है -20, इसका जल विभव है -10। ये हमने कैलकुलेट करके निकाला। इसमें से ज्यादा कौन सा है? दिमाग में ये नहीं लाए कि 20 ज्यादा है, ये माइनस में है और माइनस में है, इसलिए इस आधार पर यदि हम देखें तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। -20 की बजाय -10 जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर जल विभव इसका ज़्यादा और इसका कम है, इसलिए जल के अणु जो हैं वो क्या होंगे? अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर गति करते हैं। यानी यहाँ पर जल के अणुओं का गमन B से A में होगा।
ठीक है, तो ये जो है वो जल विभव अवधारणा हमने पढ़ी। अब इसके बाद में एक अंतिम टॉपिक जो है वो इसमें हम और पढ़ लेते हैं, वो है अंतः शोषणे या फिर जिसको कहते हैं अधिशोषण। तो अंतः शोषण या अधिशोषण क्या होगा उसकी बात करते हैं। इसकी परिभाषा ध्यान में रखनी है। एक सामान्य सा उदाहरण देखें, जैसे सर्दियों में काठ वगैरह के दरवाजे हैं वो थोड़े से फूल जाते हैं, या फिर लकड़ी पानी में पड़ी रहे तो वो फूल जाती है, या फिर हम सूती कपड़े जो पहनते हैं तो गर्मियों में जो पसीना निकलता है वो उसको सोख लेते हैं, रुई को पानी में डालते हैं तो वो पानी को सोख लेती है। अब वहां पर होता क्या है, वहां पर ये सामान्य से अलग है। चीनी को पानी में डाल दें तो क्या होगा, चीनी तो पानी में घुल जाएगी। रुई को पानी में डाल दें तो रुई पानी को सोख जरूर लेती है लेकिन घुलती नहीं है। तो बिना कोई विलयन बनाए यदि कोई ठोस या कोलाइडी पदार्थ जल के अणुओं को अवशोषित कर लेता है, ये चीज ध्यान में रखें, बिना कोई विलयन बनाए, विलयन नहीं बनाएगा। चीनी में पानी डाल देंगे तो उसका तो विलयन बढ़ जाएगा, वहां पर वो अधिशोषण नहीं है। लेकिन हम रुई या काठ की बात करें तो उसमें क्या होगा, ठोस सतह जो है वो जल के अणुओं का अधिशोषण कर लेती है या अवशोषण कर लेती है बिना विलयन बनाए। ये प्रक्रिया अंतःशोषण कहलाती है। इसका जैविक महत्व जो है उसकी हम बात करते हैं। जैविक महत्व इसका क्या होगा, इसका जैविक महत्व होता है बीजों के अंकुरण के समय। बीजों का प्रस्फुटन इसी के कारण से होता है। बीज को हम जमीन में डालते हैं, जैसे चने का बीज है उसके ऊपर कठोर बीजावरण रहता है, उसमें से भ्रूण निकलेगा। भ्रूण बहुत नाजुक संरचना होती है। अब वो नाजुक संरचना उस कठोर बीज आवरण को तोड़ेगी कैसे, जब हम बीज को जमीन में डालते हैं तो बीज का जो आवरण है उसकी जो कठोर सतह है वो जल के अणुओं को अधिशोषित करती है और फिर फूलने लगती है और फूल कर फट जाती है, और उस फटी हुई सतह में से क्या होता है, भ्रूण जो है वो बाहर निकल आता है। इसलिए बीज अंकुरण में इसका महत्व हो गया। इसके अलावा अपने यहाँ पर मरुस्थलीय आवासों में देखें तो कई ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनमें जो गर्मियों वगैरह के अंदर जल जाते हैं और उनके कुछ भाग जो हैं वो बचे हुए रहते हैं। कहाँ पर, जमीन के अंदर। जब बारिश वगैरह होती है तो उस स्थिति में वो बचे हुए भाग जो जमीन के अंदर हैं वो जल के अणुओं को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करके वो फूल जाते हैं और उनका फिर से अंकुरण हो जाता है। तो इस तरह से उन पादपों का पुनर्जीवन जो है वो भी इस अधिशोषण के ऊपर निर्भर करता है। तो आज का ये टॉपिक जो है वो इसी के साथ में खत्म हुआ है, या लेसन हमने खत्म किया। इसके बाद में कल की क्लास जो है उसमें हम अगला चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।